अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर साल 10th क्लास के लिए सेकंड लेक्चर लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग अपने फिजिक्स का क्लास 10 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है सिंपल पेंडुलम। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया था और एक एग्जांपल हमने और डिस्कस की थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। आज हम लोग उसकी एक और एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे नए आने वाले तमाम तलबात को हम लोग खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। आने वाले तमाम नए तलबा की गुजारिश है कि वो हमारे चैनल सेंचुरियन एजुकेशनल स्कूल सिस्टम एंड अकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर से वो वक्तन फ़वक्तन आगाह होते हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम टॉपिक को पढ़ने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इस टॉपिक में जो हमारी टर्म यूज हो रही है वो है सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग सिंपल पेंडुलम के हवाले से डिस्कस करते हैं कि सिंपल पेंडुलम है क्या। तो सिंपल पेंडुलम है जी, अगर किसी एक थ्रेड को, किसी एक धागे को किसी एक फिक्स पॉइंट से बांध दिया जाए और इसके नीचे ये मैंने एक फिक्स पॉइंट से इसको बांध दिया है और इसके साथ एक सख्त हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट या बॉल को लटका दिया जाए तो ये हमारा कहलाता है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो किसी भी धागे के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर हम लोग हार्ड या रिजिड बॉडी को लगा देते हैं तो ये जो एक चीज बन जाती है उसको हम लोग सिंपल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल पेंडुलम की मोशन को डिस्कस करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स सपोज इस वक्त ये पेंडुलम जो है ये रेस्ट कंडीशन में है, तो हम कहते हैं कि ये एक पॉइंट ओ पर इस वक्त मौजूद है। ठीक है, इस वक्त ये ओ पर मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ और फोर्स अप्लाई करने के बाद मैं इसको मूव करवा कर ले जाता हूँ एट पॉइंट दिस। ठीक है, मैं इसको ओ से उठाता हूँ और ए पॉइंट पर मूव करवाता हूँ। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक मैं इसको ले जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड बात है कि ये बॉल का वजन ज़्यादा है। जब बॉल का वजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है, जो वजन है वो नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ इसमें टेंशन पाई जाएगी। ठीक है, वजन नीचे की तरफ होगा और टेंशन ऊपर की तरफ पाई जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, टेंशन इधर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, तो जो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर जो फोर्स या जो शिद्दत लग रही है वो कह जाएगी mg। ठीक है, लेकिन हमारी टेंशन या हमारा वेट जो है ये दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व हो चुका होता है। एक तो वेट का, दूसरा जिस पॉइंट पर, जिस नुक्ते पर ये मौजूद है वो नुक्ते पर ये बन जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, mg cos थीटा ये यहाँ पर काउंट होगा, ये इसका कंपोनेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है क्या नहीं। हम लोग अपने टॉपिक पर रहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इस बॉल को जब मैं ड्रॉप करूँगा तो ड्रॉप करने पर क्या होगा कि ये पॉइंट ओ की तरफ मूव करना शुरू करेगा। अगर हमारे स्टूडेंट्स ने पिछला टॉपिक हमारा डिस्कस किया है या समझा है या देखा है या स्टडी किया है तो उनको आइडिया होगा कि यही कॉन्सेप्ट तकरीबन बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी था।
कि हम उसको एक पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, जब छोड़ रहे हैं तो वो ओ की तरफ आना शुरू करता है। वैसे तो ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ले के जाने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थ्रेड ने इसको एक टाइट किया हुआ है, एक टेंशन दी हुई है, जिसकी वजह से ये ओ की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे ये ओ की तरफ मूव करेगा इसकी स्पीड तेज होती जाएगी। ओ पॉइंट पर जाकर इसकी स्पीड क्योंकि मैक्सिमम होगी, इसलिए ये सडन यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा पाएगा और इनर्शिया की वजह से ये मजीद आगे की तरफ मूव कर जाएगा और ये पहुंच जाएगा एट पॉइंट पॉइंट पर। हम इस पॉइंट को ले देते हैं बी का, ठीक है। ओ पर ये रुकेगा नहीं, बी की तरफ मूव करता जाएगा। जैसे जैसे ये बी की तरफ जाएगा इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, एक लम्हे के लिए यहाँ पर रुकेगा और रुकने के बाद दोबारा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, ये दोबारा से ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह से इसकी मोशन ए और बी के दरमियान जो है वो कंसिस्टेंटली मूव करती रहेगी, ठीक है। इस एंगल से हमने इसको उठाया, उठाने के बाद हमने इसको मूव किया, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं ये एंगल जो है ये हमारा थीटा है। दैट्स इट। आपको इसको मजीद डिटेल से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। हाँ, इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, इसके वेक्टर की कंपोनेंट से वेक्टर को कंपोनेंट में डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड की जाती है। क्योंकि आपके लेवल पर इतनी चीज़ें ब्रीफ नहीं की हुई, लिहाजा आई थिंक मोर देन इनफ कि आप इस स्टोरी को इस तरह ही डिस्क्राइब करें जैसे मैंने डिस्क्राइब किया। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो, आप एक बार लेक्चर को बुक से स्टडी करें, बुक्स हो के आपको ये समझ आएगा कि मैंने क्या समरी यहाँ पर एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब ये जो समरी मैंने एक्सप्लेन किया, यही समरी को आपने अपने पेपर पर अल्फाज की सूरत में लिखना होता है, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे के सारे फिनोमेनन जो है वो उसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखते हैं यहाँ पर कि इसके जो फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे, तो वो की पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करते हैं जी। पहला की पॉइंट तो ये है कि मैक्सिमम स्पीड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, हमने भी बताया कि इनर्शिया की वजह से जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो ये ओ पर इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इनर्शिया की वजह से यहाँ पर रुक नहीं पाता और आगे ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसकी स्पीड अंडर में वो तेज होती जाती है। क्यों तेज होती है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। अच्छा, मिनिमम स्लैश जीरो, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जीरो स्पीड एट पॉइंट ए कॉमा बी, ठीक है। ए और बी पॉइंट पर हमारी जो स्पीड है वो जीरो होती है, क्योंकि जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है उसकी स्पीड स्लो होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कहेंगे हम लोग acceleration is positive toward O। जब ये O की तरफ मूव करे, बेशक A से O की तरफ करे या B से O की तरफ करे, एक्सेलरेशन हमेशा इसका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, इसका लॉजिक ये है कि नीचे आते वक्त उसकी स्पीड तेज होती है। जब स्पीड तेज होती है तो अंडरस्टूड बात है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसी का जो है वो अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव टुवर्ड ए और बी, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो ए या बी की तरफ मूव करते हुए इसका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्यों, जैसे जैसे ऊपर जाता है अंडरस्टूड बात है कि इसकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना हो, अब आप इसकी इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना हो
तो हम लोग उसका सिंबल वैसे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का यहाँ पर फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले से ही मिलता जुलता है, P इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रूट। ये L आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, L आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा सिंबल इस वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। तो D स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, L stand for length of string या thread, ठीक है, जो ये लिखा था। G stand for gravitational acceleration, ठीक है। G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी एक्यूरेट वैल्यू 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आप लोग चाहें तो अपनी सहूलत के लिए इसकी वैल्यू को हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों से आप कोई भी क्वेश्चन करें आपका आंसर ठीक होगा, सही है। 2 और पाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 नंबर है, अंडर इसकी वैल्यू आप लोग भी है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ये लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, यही कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसे ही रहती है। अब एक सवाल जो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है वो क्या है कि लेंथ या ये बॉल का मैस, इन दोनों में से किस चीज का टाइम पीरियड पर असर होता है। तो पहली बात तो ये कि हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले को अपने देर में लेकर आएंगे, तो हमें पता लगेगा कि पूरे के पूरे फॉर्मूले में मैस कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो मैस कहीं पर नहीं आ रहा तो कंफर्म हो गया, क्योंकि मैस से टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक छोटा मैस हो बेशक बड़ा मैस हो। अब सवाल ये पैदा होता है लेंथ से, तो ऑब्वियसली लेंथ जो है वो फॉर्मूले में आ रही है। इट मीन दैट कि लेंथ के चेंज होने से हमारे टाइम पीरियड पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि हाँ जी, अगर हम लोग इसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं, वाइब्रेट करते हुए एरिया को बढ़ा दें, ठीक है, वास्ट करते हैं, तो क्या होगा। ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड बढ़ने से भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, तो वैसे थोड़ा सा मैं इधर यहाँ पे बता भी देता हूँ कि जितना जो है ये हम लोग इसके सेंटर से दूर होते जाएंगे, ये इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इधर पहुँच जाऊँ या मैं इधर पहुँच जाऊँ, ठीक है। पर क्या तो ये एरिया बढ़ गया, ये एरिया कम हो गया, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या रहता है, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ये कम एम्पलीट्यूड है। तो जितना भी एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड के कम या ज़्यादा होने से भी टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सही। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट if we consider mass and time period is independent if we consider amplitude, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड से भी इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैस से भी इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ये मोशन है, ऑब्वियसली हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको इधर तक समझ में आया होगा। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम इसके साथ कंपाइल कर देंगे, बड़ा आसान सा टॉपिक है वो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा इसमें डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा जी, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता क्या है। सबसे पहले जो ऑसिलेशन अंडरस्टूड बात है कि हमने इसको बार मुझे डिस्कस किया है कि ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन, ठीक है। और डैम्प्ड का मतलब होता है अंडर फ्रिक्शन, ठीक है। डैम्प्ड का मतलब होता है अंडर फ्रिक्शन और ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन।
तो वर्ड के मीनिंग से ही टॉपिक क्लियर हो रहा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की मौजूदगी में वाइब्रेट करता है तो ऑसिलेशन को, उस वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट vibrates in the presence of friction, then it is called damped oscillation। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी? damped oscillation कहलाएगी। बहुत सारी मिसालें हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। लेट्स सपोज हम लोग बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे जाते हुए सडन आगे एक स्पीड ब्रेकर आ जाता है। हम स्पीड ब्रेकर से जब एक बाइक को गुजारते हैं तो बाइक जो है वो वाइब्रेट करती हुई 2-3 वाइब्रेशन के बाद रुक जाती है और अपने फ्लो में चलती रहती है। ठीक है, अगर हम उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ ग्राफ उसकी प्लेस का किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है वो ग्राफ को बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करेगा कि जैसे जैसे ये वेव आगे की तरफ जाती जा रही है, इसकी स्पीड क्या होती जा रही है, मतलब इसका जो एरिया है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है। अगर हम गौर करें तो ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? ठीक है, ये इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये हमारी जो फ्रिक्शन की मौजूदगी में ऑसिलेशन हो रही है या वाइब्रेशन हो रही है, इसको हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, हमारे शॉक एब्जॉर्बर जो हमारे गाड़ियों में या बाइक्स में इस्तेमाल होते हैं, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम ही ये होता है कि फ्रिक्शन, ये जो झटका है, ये जो जर्क लगता है, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेना और उसकी जो मोशन है उसको कम से कम करके रिलीज कर देना। वो सारे एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए इस वाइब्रेशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम देते हैं। इससे क्या होता है, जितनी भी एनर्जी होती है सारी की सारी फ्लूइड या स्प्रिंग में पास आउट हो जाती है। शॉक एब्जॉर्बर की अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहें तो इंशाल्लाह वेरी सून आप कमेंट्स में डिस्क्राइब कीजिएगा, आपको शॉक एब्जॉर्बर के स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग को भी जरूर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो बड़ा इजी सा और छोटा सा हमारा टॉपिक था। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है वो पूरी समझ में आ गया होगा। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसे तमाम तलबात जिन्होंने हमारे लेक्चर को समझा है और बड़े अच्छे तरीके से हमें कमेंट्स दे रहे हैं, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी इतनी तस्वीराई की बदौलत थी हमें हौसला मिलता है कि हम अपने काम को मजबूत से मजबूत अच्छा करते गए। ठीक है, आप लोगों से विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी अपना इस टॉपिक को समझ सकें और फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।